बड़ी खबर है, एक ही जगह पर कार्मिकों की बदली जमा होगी। मुख्य सचिव ने सभी सीएस सचिवों को ये सर्कुलर जारी किया है। लंबे समय तक एक ही कार्यालय में पद स्थापित रहते हैं, जिससे राज्यकार की पारदर्शिता पर असर पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। एक ही स्थान पर पद स्थापन की अवधि 3 साल है। विशिष्ट प्रकृति में 5 साल से अधिक अब इसे नहीं किया जा सकता है, पद को बदला जाएगा। सौरभ सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या असर पड़ेगा इस फैसले से? देखिए, इस फैसले से असर ये होगा कि जो कार्मिक लंबे समय से 3 साल से ज्यादा समय से अगर एक ही सीट पर जमे हुए हैं तो उनके तबादले जो है वो करने होंगे। मुख्य सचिव ने ये सर्कुलर जो है वो तमाम एसीएस प्रमुख सचिव और सचिवों को जारी किया और उसके जरिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार से ये शिकायतें सामने आती है कि लगातार कई कार्मिक जो है वो सालों से एक ही जगह पर जमे रहते हैं, जिसके चलते राज्यकारी की जो पारदर्शिता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पड़ता है। इसके तहत ये कहा गया है कि अब इनकी बदली जो है वो की जानी चाहिए। प्रशासनिक सुधार विभाग के जरिए ये सर्कुलर जो है वो निकाला गया है। तो माना जाना चाहिए कि आने वाले समय में जो भी कर्मचारी 3 साल या उससे ज्यादा समय से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, उनके तबादले जो है वो अब हो पाएंगे। बिल्कुल सौरभ, तबादले हो पाएंगे और बताया गया है कि 5 साल मैक्सिमम वो समय दिया गया है अधिकतम, और इसके बाद तबादला करना ही है। कार्मिकों की ओर से क्या रिएक्शंस हैं? जी बिल्कुल, देखिए कार्मिक कई बार ये होता है कि अपने प्रभाव और सेटिंग के चलते एक ही जगह पर जमे रहते हैं और उसके चलते काम जो है वो प्रभावित होता है। इस प्रकार का ये अंदेशा जो है वो लगातार बना रहता है। तो उसके तहत ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। अमूमन ये देखने को मिलता है कि ज्यादातर कार्मिक जो है वो एक ही जगह पर सालों जो है वो काम करते हैं, तो उसी को लेकर ये आदेश जो है बिल्कुल सौरभ, तो कई फायदे भी पहुंचने वाले हैं अगर तबादला किया जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर जमे रहने से वहां पर उनकी धौस भी बन जाती है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द तबादले भी किए जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर एयरपोर्ट से बड़ी खबर है। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 42 लाख रुपए से ज्यादा की तस्करी का सोना पकड़ा गया है। एयर एशिया की फ्लाइट से यात्री से सोना पकड़ा गया। बैंकॉक से ये जयपुर पहुंचा था। कैप्सूल के रूप में भरकर सोने की तस्करी की जा रही थी। कैप्सूल से सोने का वजन जो निकला है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 715 ग्राम है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैप्सूल में भरकर सोने की तस्करी की जा रही थी। बैंकॉक से जयपुर ये तस्कर आया हुआ था, जिसे कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है। तो एक बड़ी कार्रवाई कस्टम विभाग की ओर से। राकेश सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। राकेश, बड़ी कार्रवाई कस्टम विभाग की ओर से, अभी क्या वहां पर कार्रवाई जारी और कुछ अपडेट मिल पा रहा है खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए पिछले 10 दिन में चौथी बड़ी कार्रवाई कस्टम विभाग की। उससे पहले 9 महीने में कस्टम विभाग ने सिर्फ 3 कार्रवाई की थी, लेकिन अभी जिस तरीके से शरीर के आंतरिक हिस्सों में भी सोना छुपा करके लाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये एक सोने की तस्करी के बढ़ते मामलों की ओर इंगित करता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से कस्टम विभाग की टीमें सुस्त थी एयरपोर्ट पर, और अभी जिस तरीके से अचानक एक केस जब बिगड़ा कस्टम विभाग का, कस्टम से एयरपोर्ट से करीब 2 किलो 200 ग्राम सोना लेकर के एक तस्कर बाहर आ गया, उसको स्थानीय पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद कस्टम विभाग की और केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हुई हैं, और इस सक्रियता का ही असर है कि अब शरीर के अंदर छुपे हुए सोने को भी कस्टम विभाग ने पकड़ा है। तो आज जो सोना पकड़ा है, यात्री जो है हांगकांग से बैंकॉक से आया था और एयर एशिया की फ्लाइट से आया है। तो चूंकि पहले भी इसने विदेश यात्राएं की हैं, एक प्रोफेशनल जो है ये तस्कर बताया जा रहा है। तो इसके साथ साथ कौन लोग हैं और किस तरीके से तस्करी में शामिल है, इन तमाम पहलुओं पर अभी पूछताछ की जा रही है। पासपोर्ट इसका जब्त कर लिया गया है, इसको गिरफ्तार भी कस्टम विभाग ने कर लिया है। आगे की अभी पूछताछ से लगातार जारी है। बिल्कुल राकेश, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कई बार ये विदेश का दौरा इससे पहले भी कर चुका है, तो निश्चित तौर पर विदेश में भी इसका रैकेट होगा और भारत में एक बड़ा रैकेट होने की भी आशंकाएं हैं। कुछ पूछताछ में अभी राकेश सामने आ सका है कि ये सोना कहां पर लेकर जा रहा था? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चूंकि इसके पासपोर्ट्स की डिटेल्स निकाली गई हैं कि इसने कितनी विदेश यात्राएं की हैं, कहां पर गया है, और इसके सहयोगी जो यात्री हैं वो और इसके आसपास कौन रहे हैं, इन तमाम पहलुओं की जांच जो है कस्टम विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। साथ ही से
चूंकि जो सोना है वो 20 लाख से अधिक का है, तो कस्टम विभाग ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ से लगातार जारी है। जो चूंकि यहाँ जिस जगह इसको सप्लाई करना था, इसको लेने वाले लोग कौन थे, उन चीजों के बारे में बातचीत जारी। चूंकि राजस्थान के शेखावटी इलाके में बहुत बड़ा सोने की तस्करी का एक नेटवर्क बना हुआ है, तो क्या ये उन गैंग से तो जुड़े हुए नहीं है, तो इस बारे में अभी लगातार पूछताछ जारी है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कस्टम विभाग बिल्कुल राकेश, कस्टम विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई जारी और ऐसे में निश्चित तौर पर कई और खुलासे होने की भी संभावनाएं हैं। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और 715 ग्राम सोना जब्त किया गया है। बिजली का कंज्यूम करते हैं उनको अब कोई फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। और बड़ी खबर इस वक्त की, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा ऐलान किया है, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। राजस्थान में अब घरेलू, कॉमर्शियल सहित सभी तरह के बिजली कंज्यूमर्स को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलेगी। 100 यूनिट तक बिजली बिल जीरो आएगा। किसी भी कंज्यूमर को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं देना होगा। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली बिल पर किसी तरह का सरचार्ज, परमानेंट चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार देर रात इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में केवल घरेलू कंज्यूमर्स को ही 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब हर कैटेगरी के कंज्यूमर को इसका फायदा मिलेगा। आपका कॉमर्शियल कनेक्शन है तो भी 100 यूनिट फ्री मिलेगी। हर महीने 100 यूनिट से ज्यादा बिजली कंज्यूम करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। प्रदेश की मिडिल क्लास जनता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 100 यूनिट तक बिजली बिल मुफ्त हो चला है। बीजेपी इसे लेकर लगातार कांग्रेस पर अब हमलावर है। ये राहत नहीं, सिर्फ चुनावी घोषणा है। पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे, तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेस है, वो चार्ज नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। उनको अब कोई फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज से बहुत भारी दबाव पड़ता है परिवार पर। और ये फीडबैक मुझे महंगाई राहत शिविरों में मिला और जो लोग मिलना है मुझसे, उनको चिंता ये थी कि ये फिक्स चार्ज के माध्यम से जो 200 यूनिट तक भी बिजली उपभोग करते हैं उनको भी तकलीफ आएगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो परिवार लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवार है, उससे अधिक परिवारों को इस फैसले से राहत मिलेगी। 2019 में जब पहला बजट पेश किया, तब से लेके 2023 तक के 5वां बजट, उन बजटों ने जनता के चेहरे खिलाए हैं। इस एक निर्णय का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। लोगों के मन में ये कसक रहती थी कि भाई बिल आपने माफ कर दिया, लेकिन ये जो फ्यूल सरचार्ज है या स्थायी शुल्क है, ये सब देना पड़ रहा है, तो फिर बिजली का बिल शून्य कैसे होगा। बिजली का बिल शून्य किया है, 100 यूनिट तक का शून्य है। उसके बाद 200 यूनिट तक में से भी
जो स्थायी शुल्क है कि फ्यूल सरचार्ज है वो सब हटा लिया गया है। आम और मध्यम वर्गीय आदमी को बहुत बड़ी राहत। ये चुनावी घोषणा नहीं है, ये तो बिलों में जीरो बिल होकर के आ रहा है, आएगा। जब पहले हमने 50 यूनिट दी थी तो क्या वो छूट नहीं मिल रही है? आगे अगर हमने आज घोषणा की है तो जिस तारीख से घोषणा की है वो 101% मिलेगी। एक भी व्यक्ति के राजस्थान के को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने जो घोषणा कर दी है। राजस्थान में 1 करोड़ 25 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं और उन सबको, चाहे वो 200 यूनिट उपयोग करे चाहे उससे अधिक उपयोग करे, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी तथा 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक उपयोग करने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको बड़ी राहत दी है कि आगामी जो 100 यूनिट है, 100 से 200 यूनिट, उसमें भी जो फ्यूल सरचार्ज है, जो नगरीय जो टैक्सेस लगते हैं या अन्य किसी भी प्रकार के जो भी अतिरिक्त जो शुल्क लगते हैं वो भी 200 यूनिट तक फ्री कर दिए। तो वही फ्री बिजली की घोषणा पर लगातार बीजेपी हमलावर है, लगातार कांग्रेस को साधने की कोशिश की जा रही है और इस बीच नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि फ्री बिजली घोषणा पर हमला बोलते हुए कि सरचार्ज माफ कर नौटंकी की जा रही है। 1,20,000 करोड़ के घाटे में डिस्कॉम चल रहा है। फ्री बिजली देने पर नेता प्रतिपक्ष राठौड़ की ओर से यह बयान सामने आया है। चुनावी साल में जनता झांसे में नहीं आएगी। सुनिए क्या कहा। इस प्रकार की घोषणा करके अपने खोए हुए जन आधार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसमें कामयाब नहीं होगी। महंगाई राहत के नाम पर कांग्रेस का कांग्रेसीकरण, सरकारी धन का दुरुपयोग और पहले से जो लाभान्वित लोग हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इन लोगों को फिर वापस इस समय में बुलाकर भाषण पिलाना, इससे कोई कामयाबी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलेगी। उधर सीएम गहलोत के फ्री बिजली को लेकर घोषणा पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। रामलाल शर्मा ने कहा कि सीएम ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो आने वाले समय में पूरी नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि तीनों डिस्कॉम पर करोड़ों रुपयों का कर्जा है, इस कर्ज को कैसे चुकाया जाएगा। ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो आने वाले समय के अंदर वो घोषणाएं पूरी भी नहीं होने वाली है। कल मुख्यमंत्री जी ने बिजली की दरों को लेकर फिर घोषणा करने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या ये बताएंगे कि तीनों डिस्कॉमों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज है, ये कर्ज कहां से आप चुकाने का काम करोगे? आज नहीं तो कल ये कर्ज जनता के ऊपर ही आने वाला है। इसलिए घोषणा करने के बजाय मुख्यमंत्री जी स्टेट को कैसे आगे लेकर जाएं, इस बारे में अगर गंभीरता से चिंता करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उधर टोंक में सचिन पायलट के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का आलाकमान दोनों ही नेताओं के हाथ खड़े करके भले ही कितना भी विश्वास दिलाने की कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस में खींची हुई तलवारें अब म्यान में जाने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के झगड़ों का नुकसान प्रदेश की जनता को झेलना पड़ रहा है। नेतृत्व ने कितने ही प्रदेश के नेताओं के हाथ खड़े करके ये विश्वास दिलाया कि अब हमारे पार्टी के अंदरूनी खाने सब कुछ ठीक है, लेकिन कल टोंक के अंदर सचिन पायलट ने फिर बयान दिया कि बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर, युवाओं के भविष्य खराब हो उसके मुद्दे के ऊपर, भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर मैं कभी चुप नहीं रहूंगा। यानी कि सीधा सीधा यही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चलने वाली ये तलवारें जो खिंच रही है, ये तलवारें स्थायी रूप से खिंची हुई है, ये कभी म्यान के अंदर जाने का काम नहीं करेगी। तो कांग्रेस में अंतर कलह को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, तो उधर पीसीसी चीफ डोटासरा का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, डोटासरा ने ये कहा है और इसके साथ ही ये भी कहा कि आला कमान का फैसला सर्वोपरि है। आला कमान का फैसला सब मानते हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा। हम सब एक हैं और एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। हम सब आला कमान के सिपाही हैं। आला कमान जो फैसला करता है, वो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, सबको मानेंगे। परसों वाली परले रोज वाली खबर नहीं दिखाते हो आप। ये सब ने आकर के एकजुटता के साथ में कहा, जो पार्टी आला कमान शीर्ष नेतृत्व है जो फैसला करेगा, वो फैसले के साथ में हम 2023 में कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाएंगे, 2024 में मोदी सरकार को देश से भगाएंगे।
और कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया। 15 से 20 हथियारबंद बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया है। मंदिर परिसर में लाठी और डंडों से हमला किया गया है। हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक का नाम दुष्यंत शर्मा बताया जा रहा है। भारत तिब्बत संघ प्रांत का महामंत्री भी बताया जा रहा है। निहालगंज थाना क्षेत्र के काली माई मंदिर परिसर की ये घटना है और लगातार घायल का इलाज जारी है। तो कुल 15 से 20 हथियारबंद बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने मंदिर परिसर में लाठी और डंडों से जमकर हमला कर दिया। शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती है। और इन सब के बीच पुलिस भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ये बदमाश कौन थे और इस घटना के पीछे, इस वारदात के पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। उधर झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र में एक युवक के हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के इस मामले में दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मृतक अरविंद के एक महिला से काफी अवैध संबंध थे। उर्मिला और अरविंद के अवैध संबंधों की जानकारी महिला के पति सूरज को लग गई और इसके बाद महिला के पति ने अपनी पत्नी को साथ लेकर एक पूर्व नियोजित तरीके से पत्नी के प्रेमी अरविंद की धारदार हथियार से हत्या करा दी और फरार हो गए। इस पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इस पर मौके पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, MIU टीम के साथ मौके पर पहुंचे। देखा तो वहां पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसके शरीर पर चाकुओं के निशान थे, गला कटा हुआ था। चूँकि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता था, सरपंच ईश्वर सिंह जी की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौरान अनुसंधान ये सामने आया, मृतक की शनाख्त अरविंद बंजारा निवासी भैरुखेड़ी शाहजहांपुर के रूप में हुई। और खबरों में आगे बढ़ते हुए झुंझुनू से खबर है, जहां पर चिड़ावा कस्बे में खेतड़ी रोड स्थित पावर हाउस के पास किराना की दुकान चलाने वाले व्यापारी कमल वर्मा से बदमाशों ने धमकी देकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। पीड़ित व्यापारी ने रिपोर्ट दी कि मंगलवार रात 11:15 बजे उसके मोबाइल पर कॉल आया। बदमाश ने स्वयं को हरियाणा की मुखा गुर्जर गैंग का गैंगस्टर बताते हुए जान सलामती की धमकी देकर 30 लाख रुपए मांगे। तब व्यापारी ने कॉल काटकर फोन स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद बदमाश ने व्हाट्सएप पर धमकी भरे तकरीबन 8 से 10 मैसेज भेज डाले, जिसमें बदमाश ने मामले को हल्के में लेने पर 4 तारीख को दुकान पर चमत्कार दिखाने की बात कही। तब किराना व्यापारी कमल वर्मा ने चिड़ावा पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। सुबह निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रात को मेरे पास से कोई फोन आया था, तो मैं नींद में था, जो मैंने उसका फोन अच्छी तरह से नहीं सुना और मैंने फोन स्विच ऑफ करके सो गया। सुबह जब मैं उठ करके जब मैंने मेरे फोन को ऑन किया तो मेरे व्हाट्सएप पे एक नंबर से व्हाट्सएप आया हुआ था जिसमें मेरे को 2-4 उसने गालियां लिख रखी थी और कोई पैसे की डिमांड कर रहा था। इसकी रिपोर्ट थाने पे उसने पेश की, दर्ज की गई है, जिसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। इन नंबरों के संबंध में जांच की जा रही है किसके क्या है और इसमें धरपकड़ चालू है। और खबर दौसा से है, जहां पर सब्जी में छिपकली गिर जाने के बाद 7 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बुधवार शाम को खाना बनाया गया था और रात के तकरीबन 9 बजे एक ही परिवार के सभी लोगों ने खाना खाया। इसके बाद घर के सदस्यों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। जब उन्होंने रोटी और सब्जी देखी तो बची हुई सब्जी में छिपकली पड़ी हुई थी, जिसके बाद सभी बीमार लोगों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। फाटक दौसा से 7 लोग फूड पॉइजनिंग के अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। कहाँ के रहने वाले थे? जड़ाव फाटक दौसा। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, जिनका इमरजेंसी में उपचार जारी है। नाम बता दो उनका। डॉक्टर जमशेद खान। पेशेंट का तो 7 लोग हैं।
और अब खबर दौसा से है, जहां लालसोट में आज किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया और लालसोट की कृषि उपज मंडी के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। किसानों का कहना है कि मंडी में चना और सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और तकरीबन 1000 किसानों ने पंजीयन भी करा रखा है, लेकिन पिछले 25 दिनों से बारदाने की कमी की बात कहकर मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो पा रही, जिसके कारण किसान परेशान हैं। इतना ही नहीं, किसानों का आरोप है कि मौसम बार बार बदल रहा है, कभी बारिश तो कभी अंधड़ आ रहा है। ऐसे में किसानों की मेहनत का माल मंडी में आने के बाद भी खराब हो रहा है। समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीदारी हो रही थी ना, उसको लेकर है तो 1000 से भी ज्यादा किसानों ने पंजीयन करा रखा है और विगत 25 रोज से किसानों का माल उसमें अनियमितता है। बारदाना की कमी बताते हुए किसानों का माल नहीं तोल रहे हैं। किसान परेशान है। मौसमी छोटी सी हलचल होती है तो किसान को, जैसे चबूतरे हैं जितने भी, उन पर भी व्यापारियों का माल रखा है और इतना बड़ा जो ये डूम बनाया नहीं इन्होंने, उसके अंदर अगर किसान लाके अपना मौसम हलचल हो तो माल रख सके और उनका माल क्रमिक रूप से तुल सके। उधर कोटा उत्तर निगम की ओर से बाढ़ के हालात से निपटने के लिए किसी तरह की कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। हालांकि नगर निगम के जरिए अपने स्तर पर नालों में साफ सफाई का काम करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। नगर निगम की टीमों को नालों की साफ सफाई, पहले अतिक्रमण मुक्त कराना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। शहर में छोटे बड़े नाले गंदगी से अटे पड़े हैं, जिससे बारिश के मौसम में कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुसने से बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है। जबकि निगम प्रशासन के पास शहर की साफ सफाई के लिए करोड़ों रुपए के संसाधन मौजूद हैं, इसके बावजूद निगम इससे फायदा नहीं उठा पा रहा। लगभग 380 के आसपास तो छोटे नाले और 90 के आसपास बड़े नाले हैं, लेकिन आज मई महीना जाने को है, मानसून आने को है, उसके बावजूद भी जो कार्य नगर निगम कोटा उत्तर को मार्च और अप्रैल महीने में ही कर लेना चाहिए था, वो आज तक भी इनकी ढिलाई और उदासीनता की वजह से झूले में झूल रहा है। लगभग 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने कमिश्नर का घेराव किया और उनसे इस विषय में उनको अवगत करा करके उनसे मांग की और उनको ज्ञापन दिया कि जल्द से जल्द मानसून आने के पहले टेंडर प्रक्रिया। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, रोडवेज बसों का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। अनुमानित कीमत से ज्यादा टेंडर बनाया गया था। 590 बसों की खरीद होनी थी, अब दोबारा ये टेंडर तैयार किया जाएगा। रोडवेज चेयरमैन आनंद कुमार ने इस टेंडर को निरस्त किया है। बताया जा रहा है कि अनुमानित कीमत से ज्यादा का टेंडर बनाया गया था। कुल 590 बसों की खरीद होनी थी, लेकिन अब इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया है और दोबारा से बताया जा रहा है कि इस टेंडर को बनाया जाएगा। तो कुल 590 बसें जिन्हें खरीदी जानी थी, लेकिन अब इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। अब दोबारा से टेंडर बनेगा और उसके बाद इन बसों की खरीद शुरू की जाएगी। तो रोडवेज से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोडवेज बसों का टेंडर निरस्त कर दिया गया। एक बड़ा फैसला लिया गया है, दोबारा से अब टेंडर तैयार किया जाएगा। कुल 590 बसें खरीदी जानी थी, लेकिन अब इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। वजह इसके पीछे बताई जा रही है कि अनुमानित कीमत से ज्यादा का टेंडर बनाया गया था और यही वजह है कि इस टेंडर को निरस्त करते हुए अब दोबारा से टेंडर बनाया जाएगा। तो जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोडवेज बसों से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसे लेकर टेंडर जारी किया गया था, लेकिन अब खबर मिल रही है कि अनुमानित कीमत से ज्यादा टेंडर बनाया गया था और यही वजह है कि इसे निरस्त किया गया है। आसिफ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, बड़ी खबर इस वक्त की, टेंडर निरस्त कर दिया गया, अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, कब तक दूसरा टेंडर जारी किया जाएगा, पूरी जानकारी दीजिएगा। प्रियंका, राजस्थान रोडवेज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले से राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 1200 खटारा बसें चल रही हैं। यानी ऐसी बसों को चलाया जा रहा है जिनको तकनीकी रूप से नहीं चलाया जाना चाहिए, और इसके पीछे राजस्थान रोडवेज हमेशा दलील ये देता है कि जब तक नई बसें नहीं आ जाती तब तक इन बसों को चलाया जाएगा, और जैसे ही नई बसें आ जाएंगी इन खटारा बसों को बेड़े से बाहर कर दिया जाएगा। बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 1000 बसें नई खरीदी जाएंगी और उसकी पहली लॉट की टेंडर भरा गया था, जिसमें 590 बसें आनी थी। यानी कि 1000 में से 590 बसों की खरीद लगभग तय हो गई थी, लेकिन इसकी जो अनुमानित कीमत थी
19 करोड़ रुपए के अंदर ये बसें खरीदी जानी थी, लेकिन टेंडर तैयार किया गया 140 करोड़ रुपए का। लिहाजा जो चेयरमैन है राजस्थान रोडवेज के आनंद शर्मा, माफ कीजिएगा आनंद कुमार, इन्होंने इस टेंडर को निरस्त कर दिया। इन्होंने कहा कि जो बजट में अनुमानित जो बजट तय किया गया था उसी के आसपास अगर टेंडर रहता है तभी नई बसों की खरीद की जाएगी। अब जैसे ही ये जो टेंडर निरस्त हुआ है, फौरन जो राजस्थान रोडवेज विभाग है उसने नए टेंडर की तैयारियां शुरू कर दी है और कीमत को उसी जगह रखने की कोशिश की जाएगी जो अनुमानित कीमतें हैं। आप देखिए कि जल्दी से कोई नया टेंडर बनता है और उसके बाद में नई बसों की खरीद होगी, लेकिन तब तक प्रियंका राजस्थान रोडवेज के अंदर ये खटारा बसें चलती रहेंगी। बिल्कुल आसिफ, जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द नया टेंडर बनाया जाए और प्रक्रिया की शुरुआत की जाए, क्योंकि खटारा बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं जो खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बीकानेर से दिल्ली चलते हैं इस वक्त आपको। ये वाला बताना 699 क्या है? बीकानेर 699 जी। देखिए, बिल्कुल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के टी कल्ला ने परिणाम जारी कर दिया है। अगर हम बात करें 16,28,500 परीक्षार्थी घोषित हुए हैं, 4,38,000 छात्र जो है उनको एक ग्रेड आज प्रारंभिक शिक्षा और अपने आप में बताता है किस तरह से परीक्षा कोई भी हो हमेशा से। और अब देखिए टी कल्ला को सुनते हैं शिक्षा मंत्री आवाज आप सुन पाए। आज प्रारंभिक शिक्षा आज